नमस्कार। जस्ट लर्न क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कारक। ठीक है, और वो परीक्षाओं में खूब उसके सवाल आते हैं और हम आज आप उसकी जो भी वाक्य आते हैं ना जिनसे आपको परेशानी है उसे हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं कारक के बारे में। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं और उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। कारक किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ परिभाषा लिख रखी है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। परिभाषा लिख दी, हमने पढ़ ली, समझ में नहीं आई हमें। ठीक है, क्या लिखा है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का। देखो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे 2 वाक्य लिखे हैं। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, वरना बाद में आप कहेंगे कारक परिभाषा है, समझ में नहीं आई हमें। कोई बात नहीं, आ जाएगी। हमने यहाँ लिखा है पेड़, यहाँ पे खाली स्थान रखा है हमने, उसको भरा नहीं है हमने। ठीक है, पत्ते गिरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने लिखा है मेज़, यहाँ पे खाली स्थान है, हमने कुछ नहीं लिखा है। घड़ी रखी है। आप हमें ये बताइए, क्या ये वाक्य पूरे लग रहे हैं आपको जो ऊपर परिभाषा में दे रखा है? क्या दे रखा है, संज्ञा जो सर्वनाम शब्द होंगे जो कि सबको पता है अपने पोजीशन पे ही होंगे, हमेशा फर्स्ट नंबर पे दर्शाए जाते हैं। ठीक है, उनका क्रिया के साथ संबंध होगा। संज्ञा सर्वनाम का जो भी शब्द आएगा, जो कार्य कर्म कर रहा है ना इंसान, ठीक है, वो वाला उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। कैसे, क्रिया के साथ संबंध होगा। लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा है। देखो कैसे, पेड़ खाली स्थान पत्ते गिरते हैं। गिरते तो हैं पत्ते, कहाँ से, अच्छे से नहीं बताया उन्होंने कहाँ से हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है। ठीक है, वैसे ही मेज़ खाली स्थान, घड़ी रखी है। रखी तो है घड़ी, कहाँ रखी है हमें नहीं पता चल रहा है। रखी तो है क्योंकि यहाँ पे हमने किसी को छोड़ रखा है, खाली जगह रख रखी है। तो हम कहना ये चाहते हैं, संज्ञा सर्वनाम के मतलब वाक्य में जो भी संज्ञा सर्वनाम आएगा, क्रिया के साथ जो संबंध दर्शाते हैं ना, जो भी हमने लिखे नहीं है, जब वो लिख देंगे तो ये पूर्ण वाक्य बन जाएगा। और वही अधूरे जो हम वापस लिखेंगे यहाँ पे, उन्हें हम कहते हैं कारक चिन्ह, जिनके बिना वाक्य अधूरा रहता है। ये हमें वो कहते हैं ना इंग्लिश में, सेंस नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पेड़ पत्ते गिरते हैं, मेज घड़ी रखी है, बिल्कुल पूरे नहीं लग रहे, वो हमें अधूरे में लग रहे हैं। और अधूरे चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें हिंदी में कारक चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यहाँ पे हम करेंगे अभी। तो कारक चिन्हों को ही हम परसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, कारक चिन्ह जो है नाम आता है, वहीं परसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी कहलाते हैं। अब देखिए हम इन अधूरे वाक्यों को पूरा करते हैं, क्या करके, कारक चिन्ह का इस्तेमाल करके। ये देखिए हमने लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए गिरते क्या है, पत्ते, कहाँ से, हमने उत्तर किया कहाँ से, तो कहाँ से उत्तर मिल गया हमें पेड़ से। तो अब जब हमने यहाँ से कारक चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया है, जो कि संज्ञा सर्वनाम वाक्य में ना, अब ये क्रिया के साथ संबंध दर्शा रहा है कि पत्ते जो है पेड़ से गिर रहे हैं, दोनों का संबंध दर्शा दिया। अब दर्शा दिया तो ये क्या कहलाए, कारक। ठीक है, कारक चिन्ह का इस्तेमाल करते ही क्या कहलाए, कारक। वहीं मेज़ पर घड़ी रखी है। अब देखिए रखी तो है, क्या रखी है घड़ी, कहाँ पर, मेज़ पर रखी है। अब ये वाक्य पूर्ण हो गया। तो मेज़ पर घड़ी रखी है, जैसे ही कारक चिन्ह का इस्तेमाल किया, ये एक पूर्ण वाक्य बन गया। यानी शब्दों का आपस में, इन्हीं शब्दों से जब संबंध दर्शाता है, क्या, क्रिया का कर्ता यानी संज्ञा या सर्वनाम से, वो कहलाते हैं कारक। ठीक है, और कारक को ही विभक्ति चिन्ह और परसर्ग भी कहते हैं। तो ये बात हुई है कारक की। अब आपको परेशानी नहीं होगी कि जो भी वाक्य है वो पूरे कब होंगे, जब हम उसमें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। एक और वाक्य हम लिख देते हैं, देखते हैं आप लोग आंसर कैसे कर देते फटाफट से। आप लोग तो कर दीजिएगा, पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, सोनू चलिए ये हमने लिख दिया, सोनू गाय
खाली स्थान चारा डाल दो। क्या यहाँ पे किसी चीज़ की कमी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कारक चिन्ह का इस्तेमाल ही नहीं किया है और सोनू का चारा देने से जो संबंध दर्शा रहे हैं वो पूरा नहीं हो रहा है, अधूरा लग रहा है हमें यहाँ पे। तो अधूरा लग रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? कारक चिन्ह लगाने की, विभक्ति चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो सोनू गाय खाली स्थान चारा डाल दो। क्या डाल दो और किसको डाल दो पता नहीं है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन आप प्रश्न करो, उसका उत्तर नहीं आ रहा है। सोनू गाय को चारा डाल दो। जैसे ही को हमने विभक्ति चिन्ह लगाए, अब वो दोनों का संबंध दर्शा रहा है कि सोनू जो है गाय को चारा डालने के लिए जा रहा है। तो सोनू तो किसी को भी डाल दो, यहाँ पे क्या उन्होंने बताया क्या? नहीं। तो कारक चिन्ह लगाने पे ही वो क्या हुआ? वाक्य पूरा हो गया। तो अब याद रखिएगा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का, ये संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द लगे हैं, शब्दों का ही आपस में संबंध इन कारक शब्दों से ही जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, क्रिया से ही उसका संबंध होता है और वो कहलाते हैं कारक। विभक्ति चिन्ह एक ही बात है। ठीक है, कारक के भेद। यहाँ दूसरा प्रश्न बनता है, कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद बताए गए हैं। ठीक है, 8 भेद बताए गए। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद होते हैं और इनको याद रखने के अलावा आपको वाक्य में इन्हें नहीं लिखना है। ठीक है, इन्हें नहीं लिखा जाता है। इनके विभक्ति चिन्ह जो हमने देखा यहाँ बॉक्सेस के अंदर लिखे हैं, उनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना है। और सबसे आसान है याद रखने का तरीका, लाइन से फटाफट से याद रख लेते हैं बच्चे। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, दोनों है। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग अर्थ में, अलग अर्थ हम आपको बताएंगे जब अपादान कारक पढ़ाया जाएगा। संबंध कारक का, के, की और इसके अलावा आता है रा, रे और री। ठीक है, अधिकरण मैं पर और संबोधन है और अरे। ठीक है, और ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं जो भी वाक्य आते हैं। तो ये होते हैं कारक के भेद। चलिए इसे हम विस्तृत तरीके से भी पढ़ लेते हैं परिभाषा के साथ, और इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। अब हम बात करते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक किसे कहते हैं और वाक्य में उसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। पहले हम शुरू करेंगे कर्ता कारक से। संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वैसे बच्चे याद रखते हैं, कर्ता ने जहाँ लगा हुआ हो उससे पता चल जाता है कि वाक्य कौन सा है, कर्ता कारक है। कभी कभार क्या होता है, ने जो विभक्ति चिन्ह है वो लगा हुआ नहीं आता है वाक्य के अंतर्गत, तो हम पहचान कैसे करेंगे? तो आप ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहेंगे आपको अभी। ठीक है, कर्ता कारक यहाँ लिखा है जिस रूप से कार्य करने का बोध हो, यानी एक कर्ता होगा जो कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा, उसी से हमें उसकी पहचान के बारे में पता चलेगा। कैसे? देखिए, हमने उदाहरण में लिखा है गौरव ने चाय पी। अब आपने यहाँ ने लगा है ना, तो आसानी से पहचान जाओगे कि ये कर्ता कारक के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन आप इसे एक और तरीके से भी याद रख सकते हो। हमने वैसे यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लिख रखा है, ने से पता चलता है ये कर्ता कारक है, लेकिन बोध कराने के लिए हमने अपनी तरफ से लिख रखा है पहचान के लिए। इसे पहचान चिन्ह समझिए या वाक्य से प्रश्न करने के, जैसा आपको समझ में आए। हमें पहचान लगा पर आप प्रश्न करोगे इससे। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे शब्द, इससे आप वाक्य में प्रश्न करोगे, उससे आपको उत्तर मिलेगा और वो उत्तर बता रहा होगा कि कार्य करने का बोध हो रहा है आपको। जब ये प्रश्न आप करोगे वाक्य से, तब आपको पता चलेगा जो हमने यहाँ परिभाषा लिखी है ना, संज्ञा के जिस रूप से, आपको उस वाक्य में कर्ता जो होगा वो क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में पता चलेगा। तो जल्दी पता चल जाएगा कि वाक्य कौन से आएगा कारक के 8 भेदों में से। देखिए हमने लिखा है गौरव ने चाय पी। अब आप यहाँ पे प्रश्न करना है आपको, गौरव ने क्या पी। मतलब आप क्रिया से भी प्रश्न कर सकते हो और संज्ञा यानी कर्ता से भी कर सकते हो। उत्तर दोनों ही तरह से करोगे मिल ही जाएगा आपको। गौरव ने चाय पी, आप यहाँ पे किसने लगा के देखिए, गौरव चाय किसने पी। हमने यहाँ पे वाक्य लिखा है गौरव ने चाय पी। आप क्रिया से प्रश्न कीजिए, पीना क्रिया है ना, तो यहाँ से आपको प्रश्न करना है किसने चाय पी, किसने चाय पी। तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, गौरव ने चाय पी। दूसरा वाक्य देखिए, देव ने पत्र लिखा। प्रश्न कीजिए किसने पत्र लिखा।
संज्ञा यानी यहाँ संज्ञा की जगह आपको क्या लगाना है, किसने लगा के प्रश्न कर लीजिए, उत्तर अपने आप आ गया। ये देखिए, देव ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, उत्तर क्या आ गया, देव ने पत्र लिखा। तो ये कर्ता कारक के अंतर्गत आ जाएगा। परिभाषा से याद रख के आप वाक्य को पहचान लो, बहुत अच्छी बात है। और जिन बच्चों को नहीं आए उनके लिए हमने ये पहचान चिन्ह लिखा है, किसने। जो भी वाक्य है उसमें कर्ता की जगह यानी संज्ञा की जगह किसने लग के प्रश्न कीजिए, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। ये बात की हमने कर्ता कारक के अंतर्गत। अब बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक में लिखा है हमने, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है। अब क्रिया के कार्य का फल किस पे पड़ता है, आपको सबको पता है किस पे, संज्ञा या सर्वनाम यानी कर्ता वाला जो हिस्सा होता है उस पे, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। जब तक जुड़ा हुआ नहीं होगा वो कर्म कैसे करेगा, क्रिया से जुड़ा हुआ ही नहीं होगा तो कार्य कैसे करेगा। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता हो, जो भी क्रिया होगी ना उसका संबंध कर्म के साथ होगा, तो वो आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न के साथ, ये आसान है, परिभाषा से हो जाता है, नहीं हो तो फिर हम आपको ये पहचान चिन्ह वाला इस्तेमाल करके देखना है और उत्तर ज़रूर मिलेगा आपको। तो क्रिया के कार्य का फल किस प्रकार है, देखिए हमने उदाहरण में क्या लिखा है, कृष्णा पुस्तक पढ़ती है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रिया। तो अब हम यहाँ पे संज्ञा से प्रश्न नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें ऊपर उन्होंने लिख दिया है क्रिया के कार्य का। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, पढ़ रही है। कृष्णा नाम की एक लड़की है जो क्या कर रही है, पढ़ रही है। अब आप यहाँ पे पहचान चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह यहाँ पे को आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देखो यहाँ तो को लगाया नहीं, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन गया। अभी तक तो हमें पता था कि जो भी कर्ता कर्म करण जो भी कारक आएगा उसमें पहचान चिन्ह लगाता है, तो जैसे ही लगा हुआ आता है हम पहचान लेते हैं। अब यहाँ पे तो को है ही नहीं, कैसे पहचानेंगे आप। तो आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। वही हमने यहाँ पे लिखा है किसको, पहचान चिन्ह लिखा है किसको, कृष्णा पुस्तक पढ़ती है। आप प्रश्न कीजिए कृष्णा किसको पढ़ती है, या सीधा भी क्रिया से तो क्रिया से पूछ लो, किसको पढ़ती है, पुस्तक को। उत्तर मिल गया, किसको पढ़ती है, पुस्तक को। कौन पढ़ती है, कृष्णा। उत्तर मिल गया किसको, तो कौन सा हो गया, कर्म कारक, कर्ता ने और कर्म को। राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने किसको मारा, उत्तर मिल गया रावण को मारा। तो उत्तर जब को से आ गया तो ये किसके अंतर्गत चला गया, कर्म कारक के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगर परिभाषा पढ़ के आपको समझ आ रहा हो वाक्य में, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप इन पहचान चिन्ह का इस्तेमाल कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी आप लोगों से। तो ये बात की हमने कर्ता कारक की और ये बात की हमने कर्म कारक की। इन दोनों को लिखिए, फिर हम बात करते हैं करण कारक के बारे में। चलिए बता ही देते, छोटा ही है, तीनों एक साथ ही लिख लीजिएगा, ठीक है। करण कारक में हमने लिखा है, ये परिभाषा छोटी ही लिखी हमने, जिसकी सहायता से काम किया जाए। कोई कर्ता होगा वो कार्य करेगा लेकिन किसी की सहायता से करेगा, अकेले नहीं करेगा, किसी की सहायता से या किसी से संबंध हो उसी कार्य से वो कर रहा होगा, वो होता है करण कारक के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है गीता गुड़िया से खेलती है, आसान है, विभक्ति चिन्ह उसका भी दे रखा होता है से, लगा हो वाक्य में तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो तब आपको क्या करना है, पहचान चिन्ह का इस्तेमाल करना है। करके देख लेते हैं, गीता गुड़िया से खेलती है, क्रिया से ही कर लेते हैं प्रश्न। गीता किससे खेलती है, ये रहा किससे, गीता किससे खेलती है, तो उत्तर क्या मिल गया, गुड़िया से खेलती है। जब किससे खेलती है उत्तर आया तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, करण कारक के अंतर्गत जाएगा। हमने एक ही उदाहरण लिखा है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। एक और उदाहरण है तो हम कहीं और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, महिला आँखों से अंधी है। महिला आँखों से अंधी है, ठीक है, महिला आँखों से अंधी है, ठीक है। अब आपको करण कारक में वही पहचान चिन्ह से लगा हुआ है तब तो अच्छी बात है, और फिर भी अगर आपको पहचान चिन्ह लगा के उसे सही गलती ना हो तो हमें पहचान चिन्ह लगा के एक बार कर लेना चाहिए कि सही है या नहीं, ठीक है। करण कारक के अंदर महिला आँखों से अंधी है, तो आप प्रश्न कर सकते हो महिला किससे अंधी है, उत्तर मिलेगा आपको आँखों से। तो आँखों से उत्तर मिला, इसका मतलब किससे के अंतर्गत आई, तो ये किसके
अंतर्गत जाएगा, करण कारक के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाक्य है, आप प्रयास करते रहिए। हाँ, पहचान चिन्ह से कीजिए चाहे परिभाषा से कीजिए, उत्तर मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके बाद ये आप लिख लीजिए, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। उसके बाद हम बात करते हैं अगले 3 कारकों के बारे में। अब हम बात करेंगे संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक के बारे में। पहले शुरू करते हैं संप्रदान कारक किसे कहते हैं। लिखा है कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है। इसमें कर्ता संज्ञा सर्वनाम शब्द, कर्ता पता है आपको कर्ता की जगह कहाँ होती है, तो कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक के अंतर्गत लिखते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को और के लिए। को शब्द आपने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन फिर भी को और के लिए, ज़्यादातर यहाँ पे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार को भी आता है, लेकिन उसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कैसे चेक करना है, पहचान चिन्ह लगा के कर लीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ हमने लिखा है दादी माँ के लिए दूध लाओ। प्रश्न कर लीजिए किसके लिए दूध लाओ, लाना है क्रिया है, क्रिया से ही कर लो। किसके लिए दूध लाना है, उत्तर मिल जाएगा दादी माँ के लिए। जब उत्तर मिल गया दादी माँ के लिए तो उत्तर चला जाएगा संप्रदान कारक के अंतर्गत। ठीक है, तो कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है, यहाँ पे कार्य किया जा रहा है दादी माँ के लिए। इस उदाहरण में हमने लिखा है दादी माँ के लिए दूध लाया जा रहा है, तो किसके लिए, दादी माँ के लिए। और विभक्ति चिन्ह हो जाएगा को और के लिए। ठीक है, एक और दे देते हैं, नहीं तो जगह नहीं थी इसीलिए हमने एक ही लिखा है, फिर भी हम एक और बता देते हैं, बोलकर ही बता देते हैं। पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं। पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं। अब सोना मतलब यहाँ गोल्ड की बात नहीं है, सोना मतलब सोने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अपने रूम में जा रहे होंगे सोने के लिए, तो पिताजी सोने के लिए जा रहे हैं। तो आप प्रश्न कर सकते हो पिताजी किसके लिए जा रहे हैं, अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे हैं। तो संप्रदान किसके लिए, के लिए आया है विभक्ति चिन्ह, और हमने प्रश्न कर लिया किसके लिए, तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं अपादान कारक के बारे में। किसी दूसरे से तुलना की जाए। यहाँ हमने परिभाषा बहुत छोटा करके लिखा है ताकि आप पढ़ते से ही समझ जाएं। वैसे किताबों में आपके पूरा लिख रखा है, आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे से तुलना की जाए, यहाँ पे जो भी वाक्य होगा, एक वाक्य में आपको ये दर्शाया जाएगा कि एक दूसरे से तुलना की जा रही, वहाँ पे जाता है अपादान कारक के अंतर्गत। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। प्रश्न आप वही करेंगे किससे। अब आप पूछ सकते हैं किससे तो पहले भी आ चुका है, तो पता कैसे चलेगा, बिल्कुल चलेगा। कैसे, किससे शब्द उस वाले में अंतर के लिए नहीं किया गया था, इससे पहले हमने किससे शब्द पढ़ा है, उसमें आपको तुलना नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा वो उसके अंतर्गत जाएगा। किसके अंतर्गत जाएगा, करण से के अंतर्गत जाएगा, है ना। से का इस्तेमाल वहीं पे हुआ, वहीं पे हमने किससे शब्द से प्रश्न, वाक्य में प्रश्न किया था, यहाँ पे भी करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे आपको वाक्य में तुलना की जाएगी। देखो कैसे की जा रही है। अमित अमन से लंबा है। अमित किससे लंबा है, अमन से लंबा है। आप वहाँ पे तुलना और अंतर दोनों आ सकता है, यहाँ पे भी तुलना और ये अंतर भी आता है, बहुत जगह कम ज़्यादा का आता है। ठीक है, तो तुलना की जा रही है, अमित अमन से लंबा है। आपने किसी से प्रश्न किया लेकिन उसका उत्तर तुलना में आ रहा है, तब आप याद रखना अपादान कारक के अंतर्गत आता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है से। अब हम बात करते हैं संबंध कारक के बारे में। जहाँ किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध हो, यहाँ व्यक्ति भी हो सकती है और चीज़ें भी हो सकती है, दोनों हो सकती, ऐसा नहीं वस्तु है तो वस्तु के लिए ही बात की जाएगी। हमने देखो यहाँ पे उदाहरण में लिखा है यह चित्र मेरी माँ का है। आसान है, विभक्ति चिन्ह यहाँ पे का, के, की, रा, रे, री लिखा है, यहाँ पे हमने का लिख दिया है, पता चल गया आपको। यह चित्र मेरी माँ का है, तो उदाहरण में क्या बता रहा है, एक का संबंध दूसरे से, कोई है चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यहाँ पे हमने यह लिखा है, वो बोल रहा है इशारा करके यह मेरी माँ का चित्र है, तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, एक और बता देते हैं इसमें अपादान में, क्योंकि हमने यहाँ पे भी दोनों बताए हैं, एक और बता देते हैं। यहाँ पे अमित अमन से लंबा है, तो एक और बता देते हैं हम। हाँ, राधा कृष्णा से चालाक है। राधा नाम की एक लड़की है जो कृष्णा से चालाक है, राधा कृष्णा से चालाक है, तो हमने उनमें क्या बताई है, तुलना बताई है, तो वो उसके अंतर्गत जाएगा। किसमें, अपादान कारक के। विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा और पहचान चिन्ह याद रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा आपके। अगला हमने लिखा है संबंध कारक में, ये हमने बता दिया था, एक और उदाहरण दे देते हैं हम। यह राम की पुस्तक है। पुस्तक देख के
आप कह सकते हैं यह राम की पुस्तक है, तो राम की पुस्तक है, की लगाया, ये रहा विभक्ति चिन्ह की, तो ये चला जाएगा, संबंध दर्शा रहा है पुस्तक और राम का, ठीक है, तो यह राम की पुस्तक है। चलिए आप ये अब संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक लिख लीजिए, उसके बाद 2 ही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं हम अधिकरण कारक और संबोधन कारक के बारे में। पहले बात करते हैं अधिकरण कारक के बारे में। लिखा है क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह होता है मैं और पर। उदाहरण देखिए, हमने लिखा है बच्चे कमरे में बैठे हैं, यहाँ लिखा है क्रिया के होने का आधार, क्रिया जो है वो हो रही उसके बारे में हमें ज्ञात करवाता है वाक्य के अंतर्गत। बच्चे कमरे में बैठे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे कहाँ बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो एक क्रिया है जो दर्शा रहा है कि कमरे के अंदर की तरफ बच्चे बैठे हैं और विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, वो है मैं, तो बच्चे कमरे में बैठे हैं, किसके अंतर्गत जाएगा वाक्य, अधिकरण कारक के अंतर्गत जाएगा। दूसरा यहाँ लिखा है संबोधन कारक, जहाँ किसी को बुलाने का भाव हो वो संबोधन कारक के अंतर्गत जाता है। जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, यहाँ लिखा है हमने अरे नमन इधर आओ। नमन एक विद्यार्थी है जिन्हें कोई बोल रहा है अरे नमन इधर आओ, तो यहाँ पे संबोधन कारक पहचाने का और भी अच्छा रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा और 2 ही है शब्द जो यहाँ लिखे हैं और अरे, इनका इस्तेमाल किया जाता है संबोधन कारक के अंतर्गत, यानी बुलाने के भाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, जैसे ईश्वर हमारी रक्षा करें, ईश्वर हमारी रक्षा करें, तो ये वाक्य भी संबोधन कारक के अंतर्गत आएगा। तो ये हमने आज 8 के बारे में बात की है कारक चिन्ह के साथ, और परिभाषा भी लिखवाई है आपको। आखिर में हमने ये कुछ आप लोगों के लिए लिखा है, जैसे कारक, उसी के साथ में चिन्ह और एक टिप्पणी। टिप्पणी मतलब एक ही वाक्य में आपको पता चल जाएगा कारक के अंतर्गत हमें किस प्रकार उसे पहचानना है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए फटाफट से पढ़ के बता देते हैं आपको। कर्ता कारक में आता है कारक चिन्ह ने और लिखा जाएगा जो कार्य करे, तो एक ही जो कार्य करे वो कारक कर्ता के अंतर्गत आएगा। कर्म कारक चिन्ह हो जाएगा को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वो हो जाते हैं कर्म कारक वाक्य। करण कारक से और के द्वारा दोनों का इस्तेमाल होता है, कार्य करने का साधन। संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है को और के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक में आएगा से अलग होना, यहाँ पे भी से है लेकिन से अलग करने के सेंस में नहीं है, यहाँ पे अपादान कारक हो जाए से यानी अलग करने के बात बताएगा वाक्य के अंतर्गत, जिससे कोई वस्तु अलग हो। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, जो परस्पर संबंध जोड़े। अधिकरण कारक मैं और पर, जो क्रिया का आधार हो। और आखिर में आता है संबोधन कारक हे और अरे, जिससे किसी को बुलाया जाए, जैसे अभी हमने यहाँ पे बुलाया नमन को, तो ये हमने कर्ता कारक उसके साथ चिन्ह और एक एक वाक्य में कारक की परिभाषा को बताने की पूरी कोशिश की है। आशा करेंगे आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर आज हमने बात की है कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं हम किसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।